हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है ईसीबीसी। ईसीबीसी ईसीबीसी का फुल फॉर्म होता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। इसका मतलब क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस ईसीबीसी का मतलब ही है यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है सपोज दैट, तो उस बिल्डिंग में हम किस तरह से ऐसे इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं कि जिससे कि एनर्जी की सेविंग हो जाए और हमको बेस्ट आउटपुट मिले, और जो हमारा बिल्डिंग का जो इन्वायरमेंट रहे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, उसी को ईसीबीसी डिफाइन करता है। होता क्या था पुराने टाइम पर, जब एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं हुआ करता था, उस टाइम पर इसकी आवश्यकता नहीं थी। धीमे धीमे टाइम बीतता चला गया और एनर्जी की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने लगी। अब एनर्जी जो जनरेट हो रही है, अगर अगर जो भी एनर्जी का जनरेशन हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूजेज होता रहेगा, क्योंकि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं उतने ही जनरेशन में उन एनर्जी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करना है। और इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है कि हमारा आउटपुट की वैल्यू चेंज बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जो इनपुट जो करंट ड्रॉ हो रही है, इनपुट पावर जो ड्रॉ हो रही है किसी इक्विपमेंट के थ्रू, उसको हम मिनिमाइज कर सकें। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। पुराने ज़माने में आप लोग बल्ब का इस्तेमाल किया करते थे जो कि 100 वाट के हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में आप लोग एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 9 वाट की हैं। यहाँ पर इल्यूमिनेशन या फिर प्रकाश की जो मात्रा है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई है, उतना ही आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जो इनपुट पावर बल्ब ड्रॉ कर रहा है, पहले 100 वाट ड्रॉ करता था, अब जो है वो 9 वाट पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी की सेविंग हुई। तो 2007 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सबसे पहले इस बात का प्रपोज़ल रखा था कि हमको ऐसी डिज़ाइन बनानी चाहिए जहां पर एनर्जी की सेविंग भी हो सके और हमारा जो बिल्डिंग का जो इन्वायरमेंट रहे वो भी बहुत अच्छा रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम पर 2007 में ईसीबीसी की स्थापना की। ईसीबीसी क्या है? एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जो कि 2007 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। और ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए जो कि एनर्जी जिसमें सेव हो सके, ये पहला स्टेप था गवर्नमेंट का। तो ईसीबीसी में क्या क्या होता है, जैसे कि आपको कोई एक बिल्डिंग का डिज़ाइन करना है तो ईसीबीसी क्या नॉर्म्स उसने दिए थे, क्या मतलब प्रावधान रखे थे कि एक बिल्डिंग का इन्वेलप कैसा होना चाहिए। इन्वेलप का मतलब उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, उसकी छत रूफ कैसी होनी चाहिए और उसकी विंडो कैसी होनी चाहिए, उसमें लाइटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए कि इस तरह की आपको बिल्डिंग बनानी है कि जो डे लाइटिंग है वह नेचुरल लाइट उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम लोग नेचुरल लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सपोज दैट एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, डे लाइट नहीं आ रही है, तो हमको लाइट का आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बल्ब और एलईडीज वगैरह का। तो वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करना है जहाँ पर हमारी नेचुरल लाइट भी आती रहे, जो हमारा दिन का टाइम है उस टाइम पर नेचुरल लाइट आती रहे, प्रॉपर लाइट हो, और शाम के टाइम पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करें। और लाइटिंग सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि एलईडी बल्ब्स का आपको इस्तेमाल करना है ताकि एनर्जी कंजर्वेशन हो सके। अब यहाँ पर ईसीबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई थी वो था एक एचवीएसी सिस्टम। अभी मैं डिटेल में बात करूँगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एचवीएसी सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई एक रूम है तो उस रूम में कैसे कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसमें कितनी फ्रेश एयर आ रही है कि नहीं आ रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, एयर कंडीशनिंग किस टाइप की आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई गई।
और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने भी आप हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने भी आप वाटर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे बातें जो हैं वो ECBC में बताया गया था। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो ECBC ने बात किया था, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ने, वो बिल्डिंग एनवेलप के बारे में बताया था कि उसकी वॉल, रूफ और विंडो किस तरह से हमको डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी जब आपको बिल्डिंग बनानी होगी तो आपको साइट का सिलेक्शन करना होगा। तो साइट का सिलेक्शन आपको इस तरह से करना होगा कि सबसे पहले तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं भी कि नहीं अवेलेबल हैं। अब दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई थी कि अगर आपकी बिल्डिंग कंक्रीट की बनी हुई है तो उसमें मॉइस्चर इंटर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर आ रहा है तो उसमें इंसुलेशन का प्रोविज़न है कि इंसुलेशन उसमें ज़रूर आप प्रोवाइड कराइए। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि जो छत होती हैं किसी भी बिल्डिंग की, या रूफ़ जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो समर टाइम में जो हीट होगी, गर्मियों के टाइम पे जो हीट होगी, वो रूफ़ के थ्रू क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके, ताकि कमरे में बनी ना रहे जो भी आपकी थर्मल एनर्जी है। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग मस्ट बी स्टीपर, मतलब जो आपकी छत इस तरह से, स्टीपर का मतलब ये होता है इस तरह से, ये मैं स्टीपर बना रहा हूँ, स्टीपर का मतलब ये होता है इस तरह से स्लोप। अगर आपकी छत पे स्लोप बना होगा तो वहाँ पर पानी की लॉगिंग नहीं होगा, पानी जमा नहीं होगा और पानी आराम से निकल जाएगा। अब जहाँ पर कोल्ड सिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, आपको पता होगा अर्थ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो हमेशा ठंडे रहते हैं, वहाँ पर जो ब्लैक कोटिंग करानी चाहिए। जो भी वॉल्स हैं, जो भी आउटसाइड एरिया है, वहाँ पर ब्लैक कोटिंग होनी चाहिए ताकि वो जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। अब इसमें विंडो के बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत आसान सी बात है कि विंडो कुछ इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि उसमें नेचुरल लाइट, अभी मैंने बताया था कि डे टाइम में आसानी से आ सके। क्यों? उसका रीज़न ये है कि दिन में भी अगर आपके घर में अंधेरा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि सर्दियों के टाइम पर आपका प्रॉपर लाइट आपके घर में आए, इसके लिए आपकी जो विंडोज़ होनी चाहिए वो साउथ डायरेक्शन में भी आप पुट कर सकते हैं। ऐसा ECBC के अकॉर्डिंग नॉर्म्स में बताया गया है। एयर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो घर है उसमें कुछ इस तरह से आप एयर वेंटिलेशन करिए कि हमेशा आपको फ्रेश एयर मिलती रहे, और जितना भी आपके घर में जो भी गर्मी है, जो गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकलता रहे। और किचन वगैरह में आप एग्जॉस्ट फ़ैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात थी बिल्डिंग एनवेलप के बारे में। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है HVAC सिस्टम। HVAC का फुल फॉर्म होता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि आपकी बिल्डिंग में कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन करवाना है कि आपके जो भी घर है, जो भी कमरा है, आप बिल्डिंग में रूम्स होंगे, तो जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर प्रॉपर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो सके और उसमें मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, और उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो कि फ्रेश एयर मिल रही है। ये सारा का सारा जो है वो HVAC सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर HVAC सिस्टम है क्या? HVAC सिस्टम जो होता है इसको बोलते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और ये जो होता है कॉमर्शियल बिल्डिंग में रिमूव करने के लिए हीट एंड मॉइस्चर टू मेंटेन द एनवायरनमेंट कंडीशन। वही जो मैंने भी बताया कि एनवायरनमेंट कंडीशन को ये मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है HVAC सिस्टम। जो भी हमारा सिस्टम में अगर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, जो भी चीज़ें हैं उसको रिमूव करने का काम इसके थ्रू हम करवा सकते हैं। यहाँ पर HVAC सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे एयर है, एयर में जो भी गंदगी है, डस्ट है, अगर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर कोई महक आ रही है कोई उस तरह की, तो उसका भी आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये एयर क्वालिटी को ये मतलब मेंटेन करने का कुल मिला के काम करता है। इसका नाम ही है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड
एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसका नाम होता है। तो कुल मिला के ये जो भी आपके रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा, मॉइस्चर नहीं आने देगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम HVAC के थ्रू मेंटेन करते हैं। अब HVAC में अभी मैं इस डायग्राम पे भी आ रहा हूँ। HVAC में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है EER। EER का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो हमको क्या बताता है कि कितना हम कूलिंग एनर्जी में हमको आउटपुट मिल रहा है और कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है। सपोज दैट एक आपके पास एक AC है, ठीक है, और एक AC में जो कूलिंग हो रही है वो मान लीजिए 5 किलोवाट की वो कूलिंग कर रहा है और इनपुट जो ले रहा है वो 1 किलोवाट की ले रहा है। तो यहाँ पर EER की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि EER की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो EER क्या होता है? EER एक एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, जो कि रेशियो होता है आउटपुट कूलिंग एनर्जी, कोई भी AC कितना कूल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कितनी इनपुट एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर आपको समझ गया होंगे कि EER की वैल्यू हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। EER की वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर EER की वैल्यू हाई होगी इसका मतलब ये है कि वो कम पावर में ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। अब अगर आप कभी भी AC खरीदने गए होंगे तो AC पर एक लोगो लगा रहता है, वो मैं लोगो आपको दिखा रहा हूँ कि AC में होता क्या है। ये देखिएगा, एक AC की इस तरह से यहाँ पर रेटिंग बनी रहती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार और 5 स्टार। कहा जाता है कि जो 5 स्टार का AC है वो हमेशा और हमेशा आपको खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी मैं यहाँ पर कंपेयर करा रहा हूँ। उसके पहले देखिएगा कि ये एक एयर कंडीशनड का AC का ये लोगो है और यहाँ पर जो टैग लगा होता है कंपनी का वो ये इस तरह से लगा होता है और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है। EER की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.90। अभी मैंने बताया था EER क्या होता है? कूलिंग आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, इसका रेशियो होता है। अब मैं देखिए कंपेयर कराता हूँ आपको 3 स्टार और 5 स्टार AC का। ये देखिएगा, इसका जो EER है वो 4.75 है, जबकि यहाँ पर जो EER है वो 3.62 है। और अब देख लेते हैं स्टार रेटिंग। यहाँ पर जो है ये 3 स्टार AC है और ये जो है ये 5 स्टार AC है। 5 स्टार AC का जो EER है 4.75 है और जबकि यहाँ पर EER 3.62 है, यानी कि EER शुड बी हाई। तो कभी भी आप अगर AC लेने जाएं तो उसका EER ज़रूर चेक कर लें। EER की वैल्यू हाई होनी चाहिए। 5 स्टार रेटिंग का जो भी इक्विपमेंट होगा, वो AC नहीं, वो फ्रिज भी हो सकता है, तो 5 स्टार रेटिंग का कोई भी इक्विपमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी 5 स्टार की कि वो पावर कंजम्पशन कम करेगा और आउटपुट जो देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देने का काम करेगा। तो होप आपको ये HVAC सिस्टम समझ में आ गया होगा कि HVAC क्या है और EER। अब ऐसा माना जाता है कि किसी भी ECBC ने ये बताया हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में कि HVAC का जो टोटल कंजम्पशन होना चाहिए वो 41% की इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होना चाहिए, कुकिंग में 4% होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन 6% होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का 13% होना चाहिए, लाइटनिंग 11% होनी चाहिए और हीटिंग जो होनी चाहिए वो 14% की होनी चाहिए। ऐसे नॉर्म्स हैं, ऐसा बताया गया है। और फिर उसके बाद चलते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो मैंने बताया है ये HVAC सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन में मैं पहले बता चुका हूँ कि पुराने ज़माने में जो इनकैंडेसेंट लैंप्स इस्तेमाल होते थे, पावर रेटिंग उसकी ज़्यादा हुआ करती थी। प्रेजेंट टाइम में हम लोग LED बल्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डे लाइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, किस तरह से हम डे लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाई यूजिंग द सेंसर टू ऑफ द लाइट व्हेन नो पर्सन इन द रूम, ये मैंने बताया हुआ था पहले भी आपको कि अगर होटल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन नहीं है रूम में तो हम किस तरह से लाइट को ऑफ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम लोग सेंसर्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। होप यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। और कभी भी अगर आप कोई भी एयर कंडीशनिंग या फिर रेफ्रिजरेशन का कोई भी इक्विपमेंट लेने जाएं तो प्लीज़ चेक कर लें कि वो 5 स्टार रेटिंग का है, कितने स्टार रेटिंग का है। अभी मैंने आपको इसमें बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।